गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सुशील पाठक एक बार फिर आपके सामने विज्ञान विषय के साथ उपस्थित हूँ। सबसे पहले मैं आप सभी का कृष्णवाल विद्या मंदिर के यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी के आईसी में स्वागत करता हूँ। बच्चों, आज हम जो विज्ञान विषय का अध्ययन करेंगे वो हम कक्षा 7 के विषय विज्ञान का अध्ययन करेंगे और इसके अंतर्गत पाठ नंबर 7 है जिसका नाम है जल। इसके हम बारे में अध्ययन करेंगे। आज हम जल के बारे में अध्ययन करेंगे। वैसे तो हम सभी जानते हैं कि जल क्या है, जल हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, परंतु और कुछ बातें ऐसी हैं जो आप लोगों ने अभी जल के विषय में नहीं जानी होंगी। आज हम जो पढ़ेंगे जल के विषय में, हम जल की अवधारणा, जल का संगठन, जल के गुण, जल की कठोरता, जल प्रदूषण क्या होता है, प्रदूषण से हानि तथा इसकी हम रोकथाम कैसे कर सकते हैं, जल संरक्षण कैसे कर सकते हैं और जल संग्रह क्यों किया जाता है और क्यों करना चाहिए और इससे क्या लाभ हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जल अवधारणा की। बच्चों, जैसा आप जानते हैं कि जल जो है हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। जल के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। जल के बिना हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसीलिए आपने देखा होगा कि जगह जगह दीवारों पर, जगह जगह भवनों पर और जो हमारे सरकारी विभाग हैं उनकी जगह जगह पर आपने दीवारों पर लिखा देखा है कि जल ही जीवन है। लिखा होगा आपने, देखा होगा कि जल ही जीवन है। कहीं कहीं लिखा होता है जल बचाएं जीवन बचाएं। क्यों लिखा जाता है? क्योंकि जल जो है वो हमारे जीवन में एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अर्थात जैसे मान लीजिए जैसे हमारे इस शरीर के पार्ट्स, हमारे हाथ पैर, आँख नाक मुँह की ये सारी चीज़ें हैं, उसी प्रकार जल भी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसके बिना जीवन संभव नहीं है। हम भोजन के बिना 1 माह काट सकते हैं, 2 माह भी काट सकते हैं, परंतु यदि कोई कहे कि जल के बिना आप 10 दिन भी काट दो तो मैं नहीं समझता। अर्थात हम कह सकते हैं जल के बिना हमें 1 सप्ताह भी काटना, 7 दिन भी काटने भारी पड़ जाएंगे। अर्थात हम जल के बिना 7 दिन भी नहीं काट सकते। जल इतना आवश्यक है। कुछ समय के लिए हम भोजन के बिना रह सकते हैं परंतु जल के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि जैसे हमने किताबों में पढ़ा है कि हमारे शरीर में लगभग जो भार है उसका 70% हमारे शरीर में जल पाया जाता है। 70 से 75 भी होता है कहीं, ठीक है नहीं, 70 से 75% तक हमारी बॉडी में जल पाया जाता है। अब मान सकते हैं आप कि जब जो हमारा टोटल शरीर बना हुआ है और उसमें 70 से 75% तक जब जल पाया जाता है तो जल हमारे शरीर के लिए कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं, इस चीज़ को समझ सकते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जल बचाइए, जल। सरकार ने भी कई बार कहा, आपने कहा है कि सरकार भी कहती है कि भाई जल बचाइए। क्यों कहा जाता है कि यदि भविष्य में कभी ऐसा हुआ और यदि कभी देशों के बीच में कोई बड़ा युद्ध हुआ तो हो सकता है कि कभी विश्व युद्ध जल के कारण भी हो जाए। क्यों? क्योंकि जल हम दिन ब दिन जब उसे बहाते रहेंगे, ख़राब करते रहेंगे, अनुपयोगी उसे बहने देंगे तो हम देखते हैं कि एक ना दिन जल जो है, पीने वाला जल जो समाप्त हो जाएगा और जो फिर जल के लिए मारामारी हो जाएगी। इसलिए जल जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और आवश्यक है। हमें भी अपने जीवन में, अपने घर में जितना आवश्यक हो उतना ही हमें जल यूज़ करना चाहिए। और यदि हम जल बचा सकते हैं, कम यूज़ में भी यदि हमारा काम हो सकता है तो हमें जल का कम से कम यूज़ करना चाहिए, जिससे हम जल बचा सकें, स्वयं के लिए भी और दूसरों के लिए भी। जल के लिए हम कभी भी व्यर्थ में ना बहाएं, व्यर्थ में ना बहने दें, व्यर्थ में कोई पंप ना चलने दें, व्यर्थ में कोई नल ना चलने दें। इस तरह की प्रश्न जो है हमें उनसे सावधान रहना चाहिए और हमें जल बचाना चाहिए। अब बात आती है कि अगर हम देखें तो पृथ्वी पर जो ढका हुआ भाग है कि पृथ्वी कितने भाग पर जल है, तो पृथ्वी का लगभग 71% भाग जो है वो जल से ढका हुआ है। 71% भाग जो वो हमारा जल से ढका हुआ है। पृथ्वी का इतना भाग जल से ढका हुआ है, ठीक है नहीं। अगर हम और बात करें, यदि हम देखें ज़मीन के नीचे जो जल आता है तो ज़मीन के नीचे जो जल है वो हमारा 1.6% जल है। जो भी पृथ्वी पर, जो जितनी पृथ्वी की सतह पर अगर हम देखें तो जो जल है, अगर हम देखें तो उसमें क्या है,
1.6% ज़मीन के अंदर, ज़मीन के नीचे है। अब बात आती है जो पृथ्वी की सतह पर पाया जाता है ऊपर, और जो पृथ्वी की सतह पर जो पाया जाता है उसमें क्या क्या है, कितना डिवाइडेशन कर सकते हैं उसका हम देखें। बादलों के रूप और वाष्प के रूप में 0.001% जो बादलों और वाष्प के रूप में जो हमें बारिश के रूप में प्राप्त होता है, उतना जल हमारा पाया जाता है। अब उसके बाद आता है, अब बात आती है जो सागर और महासागर अर्थात पृथ्वी की सतह पर जो जल है। अब ये तो बात हो गई ऊपर बादलों के रूप में, और ये होगी ज़मीन के अंदर की। अब बात आती है ज़मीन पर अर्थात सतह पर कितना जल पाया जाता है। तो सतह पर जितना भी जल पाया जाता है उसमें 97% जो जल है वो 97% जल हमारा सागर और महासागर में अर्थात समुद्रों में पाया जाता है। जो सागर, बड़े बड़े महासागर, हिंद महासागर जो है हमारा, और हमारा जो महासागर है, सागर हैं, उनमें जो है ये हमारा 97% जल पाया जाता है। उसके बाद जो अगर हम देखें तो पीने योग्य जल जो हम पीते हैं, जिसे हम पीने के लिए यूज़ करते हैं, वो केवल हमारा 2.7% जल जो है वो 2.7% जल ही केवल हमारा पीने के योग्य है इस ज़मीन पर। 2.7% जल जो है पीने के योग्य, बकाया जल पीने योग्य नहीं है, क्योंकि समुद्र का जो जल है पाया तो बहुत जाता है 97%, परंतु वो खारा होता है, नमकीन होता है, उसे हम पीने के लिए यूज नहीं कर सकते। जैसा आपने देखा नमक जो हमें प्राप्त होता है वो समुद्र से ही तो प्राप्त होता है, तो इसलिए समुद्र का जल जो वो खारा और नमकीन होता है वो हम पीने के लिए यूज़ नहीं कर सकते। जो पीने के लिए यूज़ करने वाला जल है वो कितना है, केवल 2.7% जल ही हमारा पीने योग्य है। ठीक है, अब देखिए ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई जिससे हमें ये हमारे मस्तिष्क में रहनी चाहिए, हमारे दिमाग में रहनी चाहिए कि क्या पोजीशन जल की हमारी पृथ्वी पर है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात आती है जल के संगठन की। देखिए यदि सही तौर पे बात आ जाए तो जल जो है, जब वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन किया तो पता चला कि जल जो है वो दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये जो हमारा H2 इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन, और ये है हमारा ऑक्सीजन, और ये हमारा आ गया वाटर यानी कि जल। अगर हम देखें तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलकर H2O का निर्माण करते हैं। इसमें जो इन दोनों का जो अनुपात चलता है वो चलता है 2:1, यानी कि 2:1 के अनुपात में मिलकर 2 भाग हाइड्रोजन और 1 भाग ऑक्सीजन मिलकर H2 अर्थात जल का निर्माण करते हैं। ये जल का निर्माण तो करते हैं, ये तो पता निकाल लिया, परंतु इस मेथड से हम पीने वाला जल का निर्माण नहीं कर सकते, पीने योग्य जल प्राप्त नहीं कर सकते। अपने प्रयोग बनाना अलग चीज़ है, परंतु पीने योग्य जल जो है वो हम इस विधि से नहीं बना सकते। पीने योग्य तो केवल हमारे पास यही है 2.7%। यदि हम पीने योग्य जल बना पाते तो इतनी जल के लिए हमें महामारी नहीं करनी पड़ती, इतनी मारामारी नहीं करनी पड़ती कि जल बचाइए जल बचाइए। इसलिए इस विधि से हम पीने वाला जल का निर्माण नहीं कर सकते, केवल और यूज़ के लिए हम जल बना सकते हैं क्रियाओं में। परंतु जो अनुपात है वो और देखा जाए तो अनुपात कितना है 2.1%। शुरू में इस जल को केवल एक तत्व माना जाता था। क्या माना जाता, एक तत्व माना जाता था, परंतु बाद में एक हेनरी कैवडिश एक वैज्ञानिक थे, हेनरी कैवडिश वैज्ञानिक थे। क्या नाम था उनका, हेनरी कैवडिश। एक हेनरी कैवडिश वैज्ञानिक थे। इन्होंने 1781 में अपने प्रयोग किए, और प्रयोग करने के बाद इन्होंने ये सत्यापित किया, प्रयोगशाला में जल निर्माण किया, और जल निर्माण के बाद इन्होंने सत्यापित किया कि जल जो है वो एक तत्व नहीं है, बल्कि क्या है, जल जो है एक यौगिक है। और जिसका इन्होंने अणुसूत्र यानी कि रासायनिक सूत्र जो बताया था, वो सूत्र बताया था हमारा H2। इन्होंने बताया कि जल जो है वो एक तत्व नहीं है, बल्कि क्या चीज़ है, यौगिक है, क्योंकि जल के लिए एक निश्चित अनुपात की आवश्यकता पड़ती है 2.1 की। यही अनुपात होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तभी जल बनेगा, नहीं तो जल नहीं बनेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि जल एक यौगिक है। यौगिक की यह परिभाषा है कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर जब कोई नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। ये यौगिक की डेफिनेशन है। पूछ लेता है यौगिक क्या, तो कहते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व आपस में एक निश्चित अनुपात में मिलकर जो पदार्थ बनाते हैं उसे हम कहते हैं, उसे हम यौगिक कहते हैं। इसलिए कैवडिश ने बताया कि जल जो वो तत्व नहीं है, बल्कि क्या है, एक यौगिक है। ये उन्होंने बताए, ठीक है नहीं। परंतु ये सब जानकारी के बावजूद भी हम पीने वाला जल जो है उसका निर्माण प्रयोगशाला में नहीं कर सकते, और पीने योग्य जल जो हम प्रयोगशाला में नहीं बना सकते, ठीक है नहीं। तो इसका अनुपात क्या हमारा ये है।
आगे देखिए, आगे क्या है, अगर हम देखें तो कोई भी प्राणी है, सभी प्राणियों के लिए जल जो है उनके जीवन का आधार है। यदि देखें आप, जल के बिना किसी जीव का जीवन, चाहे पशु है, पक्षी है, मानव है, कीड़ा है, मकोड़ा, कोई भी हो, मगर जल के बिना जो है जीवन संभव नहीं है। किसी को कम जल चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, परंतु प्रत्येक जीव के लिए जल चाहिए जरूर। बिना जल के जीवन संभव नहीं है। सभी जीवों में एक ये महत्वपूर्ण विलायक के रूप में कार्य करते हैं, क्योंकि भोजन है वगैरह जो भी हम ग्रहण करते हैं उसके पाचन वगैरह में भी ये एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे चलिए, अब देखिए, दूसरी चीज़ जो है कि यदि हम कोई भी जल ऐसा यूज़ करते हैं तो अस्वस्थता, अगर हम गलत जल यूज़ करेंगे, अस्वच्छ जल यूज़ करेंगे तो वो जो हमें अस्वस्थ कर देगा, स्वस्थ नहीं कर सकता। स्वस्थ रहने के लिए हमें स्वच्छ जल का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, अब जल जो है, अगर आप देखें, जल जो तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल की अगर हम देखें तो जल की आपको अवस्था के बारे में बताऊं मैं, यदि आप देखेंगे तो जल जो है तीन अवस्थाओं में, यानी कि जल की तीन अवस्थाएं होती हैं। नंबर एक, ठोस। जो ठोस अवस्था है जल की वो कौन सी होती है? वो होती है बर्फ। उसके बाद क्या है? नंबर दो, द्रव अवस्था में क्या होता है? जल। और गैस अवस्था में क्या होता है? भाप। भाप के रूप में ये जो है गैस अर्थात जल जो है, जल एक ऐसा यौगिक है जो तीनों अवस्थाओं में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। जल जो है एक ऐसा यौगिक है, एक ऐसा पदार्थ कह लीजिए जो हमारा तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है नहीं? दूसरा, ठीक, चलिए अब बात करते हैं हम जल के गुणों की। यदि हम जल के भौतिक गुण देखें तो जल जो है भौतिक गुणों के मामले में ये एक रंगहीन और गंधहीन पदार्थ है, यौगिक है कह लीजिए। ठीक है नहीं? रंगहीन होता है, गंधहीन होता है, और जो है इसका कोई प्रॉपर स्वाद भी नहीं होता, और ये पारदर्शक द्रव होता है। ठीक है नहीं? और ये जो है एक पारदर्शक द्रव होता है, अर्थात अगर हम देखें साफ स्वच्छ जल है तो आप देखेंगे कि जो एक यदि बर्तन में हम जल रख दें और स्वच्छ जल है तो यदि उस बर्तन की तली पर भी कोई चीज़ पड़ी होती है तो हम उसे वो हमें साफ दिखाई पड़ती है। ठीक है नहीं? तो इसलिए जल जो है हमारा गंधहीन, स्वादहीन, रंगीन, पारदर्शक द्रव है। आगे देखते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि तालाबों में सर्दियों के दिनों में जल जम जाता है। जल जम जाता है, आप सोचते हो कि जो तालाब में जीव वगैरह रहते हैं वो कैसे रहते होंगे। बात क्या है कि जल की जो ऊपर की सतह है केवल उसका ही जो टेम्परेचर बदलने के कारण ऊपर सतह पर ही जम जाता है, परंतु जो नीचे का जल रहता है वो लिक्विड रूप में भी रहता है। और ऊपर से जो एयर जब नीचे नहीं जा पाती, ठीक है नहीं, तो ठंड के दिनों में नीचे का जो टेम्परेचर है वो उनके अनुकूल, जीवों के अनुकूल रहता है, और जीव जो है वहाँ पर जीवित रहते हैं, इसलिए जीव वहाँ पर नहीं मरते। और जल का एक जो विशिष्ट गुण है वो ये है कि वो ठंडा होकर बर्फ बन जाता है, परंतु उसके अंदर जो है, नीचे जो है, ऊपर तैरने लगता है, परंतु जो नीचे का हिस्सा है, अब देखिए तालाब, तो आप देखेंगे नीचे उसका लिक्विड रहता है, और नीचे जो टेम्परेचर है वो नॉर्मल रहता है, बहुत ठंडा नहीं रहता, केवल ऊपर की सतह ठंडी है। इसलिए जो नीचे तली में जो जीव रहते हैं वो जीवित रहते हैं, अर्थात वो उनकी मृत्यु नहीं होती। अब बात करें हम रासायनिक गुणों की, तो यदि हम देखें तो जल जो है एक अच्छा विलायक भी है, अच्छा एक विलायक के रूप में भी कार्य करता है। हमने देखा है यदि हम कोई भी चीज़ है, हम जल पीते उसके बाद हम जो ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, जो भी हम खाते हैं वो सब क्या है, उसको पाचन करने के लिए जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अर्थात जल के द्वारा उसका पाचन बहुत आसानी पूर्वक हो जाता है। ठीक है नहीं? अब धातुओं से क्रिया देखिए, जल जो है धातुओं से जो क्रिया करता है जल हमारा, धातुओं से क्रिया करें, जो मान लीजिए सोडियम है, यदि इससे जल क्रिया करता है, एक तत्व बनता है हमारा NaOH, और हमारा क्या H2O, और हाइड्रोजन बन जाती है, और क्या होता है हमारा हाइड्रोजन प्राप्त हो जाती है। देखिए, और यहाँ पर H की क्या है हमारा Na क्या है? Na है हमारा सोडियम। ये क्या है? ये हम जानते हैं जल है। ये क्या है? ये है हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक। और ये क्या है, ये है हमारा हाइड्रोजन। ये क्या है, ये हमारा हाइड्रोजन। तो जब भी कोई भी क्रिया करें तो उसका हाइड्राइड बनाता है, हाइड्रोक्साइड तत्व, हाइड्रोक्साइड पदार्थ बनता है जब भी हम किसी धातु के साथ जल की क्रिया करते हैं, ठीक है नहीं। इसलिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अगर हम मैग्नीशियम से क्रिया करा दें इसी प्रकार, मान लीजिए अगर हम मैग्नीशियम क्रिया करा दें तो यहाँ पर क्या बन जाएगा हमारा, MgO बन जाएगा। ये क्या हमारा, यह है मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पर Mg जो है वो क्या है, Mg जो है हमारा वो मैग्नीशियम है। Mg क्या चीज़ है हमारी, मैग्नीशियम। Mg जो है वो हमारा मैग्नीशियम, और ये जब भी जल के साथ क्रिया करता है क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है जल धातुओं से भी क्रिया करता है। अब बात करते हैं हम जल की कठोरता की। और हम जल की कठोरता की बात करें तो जल में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है, स्थायी और अस्थायी। जल में दो प्रकार की कठोरता होती है, स्थायी और अस्थायी। देखिए दो प्रकार की हमारी होती है, जल की कठोरता। नंबर 1 होती है हमारी स्थायी कठोरता, और नंबर 2 होती है हमारी अस्थायी कठोरता। ये देखेंगे अब स्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता की बात आती है। तो देखिए कुछ हमारे तत्व होते हैं, कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम सल्फेट है, ये कई हमारे ऐसे तत्व हैं, कैल्शियम क्लोराइड है, कई ऐसे तत्व हैं, ऐसे पदार्थ हैं जो हमारे जल में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जहाँ पर हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इनके द्वारा जो कठोरता होती है वो कैसी होती है हमारी, वो होती है हमारी अस्थायी कठोरता। और जिस जल में कैल्शियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड है, ये जो जिसमें क्लोराइड तत्व जो पाए जाते हैं, पदार्थ जो पाए जाते हैं, उनमें जो अशुद्धि के रूप में पाए जाते हैं वो हमारी होती है स्थायी कठोरता। दो प्रकार की होती है, अस्थायी कठोरता और हमारी स्थायी कठोरता। यदि हम देखें तो आप देखेंगे जो हमारी स्थायी कठोरता है उसे हम दूर कैसे करें। जो एक चीज़ यहाँ पर और बता दूंगा आपको, जो कठोर जल होता है वो पीने योग्य नहीं होता, इसलिए उसे शुद्ध करना जरूरी होता है। यदि हम उसे यूज़ करेंगे तो हमारे लिए लाभकारी नहीं, अर्थात हमारे शरीर में अनेक बीमारियां पैदा कर देगा। इसलिए जो है हम जल को शुद्ध करने के लिए विधियां अपनाते हैं, जैसे हमारा स्थायी कठोरता। यदि हम देखें स्थायी कठोरता की एक विधि आपको बता दूं मैं, एक विधि है जिसमें आप धावन सोडा का नाम सुना होगा आपने, जिसका फार्मूला होता है Na2CO3। धावन सोडा के द्वारा इसे शुद्ध कर लेते हैं स्थायी कठोरता दूर करने के लिए। धावन सोडा जिसका फार्मूला होता है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट। इसका रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। जब हमें इसे जल को शुद्ध करना होता है, अब इसमें चूंकि यदि मान लीजिए मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि है तो मैग्नीशियम क्लोराइड की अशुद्धि करने के लिए क्या करेंगे हम दूर हैं, धावन सोडा से क्रिया कराएंगे। तो यहाँ पर जो हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड होता है MgCl2, ये जब सोडियम कार्बोनेट से अब क्रिया करता है तो हमारा सोडियम क्लोराइड बन जाता है और हमारा मैग्नीशियम कार्बोनेट, अर्थात ये जो है सोडियम इससे क्रिया कर लेता है और Mg जो है इससे क्रिया कर लेता है और अलग हो जाता है। और हमें क्या प्राप्त होता है, यहाँ पर प्राप्त हो जाता है हमें सोडियम क्लोराइड NaCl, और हमें प्राप्त हो जाता है यहाँ पर MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। ये जो है यहाँ पर हमें क्रिया प्राप्त हो जाती है, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार जो है हम धावन सोडा के द्वारा एक स्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। दूसरा क्या हमारा प्यूरेट विधि भी होती है, उसमें भी हम इसे जो है स्थायी कठोरता को अलग कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण विधि हमारी क्या है, धावन सोडा के द्वारा हम इस अशुद्धि को दूर करके शुद्ध जल प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है अस्थायी कठोरता की। अस्थायी कठोरता जो है अगर आप देखेंगे तो अस्थायी कठोरता को हम सिंपल रूप में उबाल कर भी दूर कर सकते हैं। जो हमारा सिंपल रूप है उसे हम उबाल कर भी दूर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी मैंने आपको बताई दी, जैसे अस्थायी कठोरता होती है वो मान लीजिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट की, सपोज करिए वो हमारी कैल्शियम बाइकार्बोनेट की जो है उसे हमें दूर करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। हमने क्या किया, कैल्शियम बाइकार्बोनेट को
हमने क्या किया, गर्म कर दिया। क्या कर दिया हमने, कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है ये क्या हमारा कैल्शियम बाइकार्बोनेट, हमने कैल्शियम बाइकार्बोनेट को गर्म कर दिया तो क्या बनेगा, एक तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट हमें प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें कैल्शियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाएगा। दूसरा क्या प्राप्त हो जाएगा, हमें CO2 प्राप्त हो जाएगा और हमें शुद्ध जल प्राप्त हो जाएगा। इसे हमने उबाला, ये जो दोनों चीज़ें कैल्शियम कार्बोनेट कार्बन डाइऑक्साइड रूप में अलग निकल जाएंगी और हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, H2N की जल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार हम जो है इसकी स्थायी और अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। ये अस्थायी कठोरता बहुत सिंपल है, हम इसे उबाल कर दूर कर सकते हैं। अब आगे देखते हैं हम कि जल प्रदूषण। अब आता है हमारा, क्या आता है, जल प्रदूषण। देख लीजिए जल प्रदूषण क्या है। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे जल प्रदूषण, जैसा आपने देखा है कोई भी जल जब वो पीने योग्य नहीं रहता, यूज़ करने योग्य नहीं रहता, जब वो प्रदूषित होता है तो उसे कहते हैं जल प्रदूषण। अब जल प्रदूषण होता कैसे, देखिए जल प्रदूषण हमारे आपकी वजह से ही होता है। जैसे आपने देखा है जो हम घर से डिटर्जेंट पाउडर वगैरह पानी धुला हमने और ऐसे नाली में हमने बहा दिया, वो जो है नदियों में जाकर मिल जाता है। और जब नदियों में जाकर जब वो मिल जाता है तो हम देखते हैं उससे अनेक हानिकारक जो तत्व हैं वो गंगा जल में जाके, नदी के जल में जाके मिल जाते हैं। दूसरा, फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो जल है, अपशिष्ट पदार्थ है, वो भी सारे के सारे बड़े बड़े नालों द्वारा नदियों में जाके मिल जाते हैं। ठीक है नहीं, जो बड़े बड़े केमिकल्स फैक्ट्री हैं उनसे भी जल निकलता है वो भी जाके नदियों में मिल जाता है। इससे क्या हो रहा है, इससे हमारा जल प्रदूषण हो रहा है। खेतों में आपने देखा है, खेतों में भी जब कई सारे अपशिष्ट केमिकल लगाते हैं तो वो ज़मीन को भी प्रदूषित करते हैं, तो कभी कभी वो बहकर जल के साथ वो भी जब नदियों में जाकर मिल जाते हैं तो भी जल हमारा प्रदूषित हो जाता है। जल प्रदूषण की हमारी कई सारी कारण हैं जिनसे हम जल प्रदूषण होता है। अब जल प्रदूषण से हानि क्या है, जैसे मान लीजिए यदि हमने जल प्रदूषण हो गया और हमने उस प्रदूषित जल को यूज़ किया तो क्या होगा, हमारे शरीर में नई नई बीमारियां पैदा हो जाएंगी। हैजा है, डायरिया है, ये सारी क्या है, ये जल की बीमारी तो है, तो ये सारी भी हमारी पैदा हो जाएंगी। इन बीमारियों से हमें यदि खुद को बचाए रखना है तो हमें प्रदूषित जल का यूज नहीं करना है, इसलिए हमें शुद्ध जल यूज करना है। और अब इस जल को प्रदूषण से बचाना कैसे, हम अपशिष्ट को नदियों में ना बहाएं, हम अपशिष्ट को नदियों में ना बहाएं। ठीक है, अपशिष्ट को नदियों में ना बहाने से जो कल कचरा है वो भी नदियों में ना जाने दें, क्योंकि जब वो अपशिष्ट गंदे पदार्थ है तो कुछ ऐसा होता है जो अपशिष्ट जाते हैं, केमिकल जाते हैं, उन्हें जब जो जीव होते हैं वो यूज़ कर लेते हैं और इन जीवों को जब खाने वाले व्यक्ति मछली वगैरह यूज़ करते हैं वो खाने के, तो वो बीमारियां मनुष्यों के शरीर में भी पहुंच जाती है। इसलिए जो है हमें प्रदूषित जल का यूज़ नहीं करना चाहिए और जल को प्रदूषण से बचाना चाहिए। इन सब चीज़ों को हम ध्यान में, कल कारखानों जो निकलने वाला जल है वो भी नदियों में ना जाए, जो घर से अपशिष्ट कचरा पदार्थ है वो भी नदियों में ना जाए, और जो केमिकल्स हैं वो भी नदियों में ना जाए, जिससे हम जल शुद्ध रख सकें और अपने लिए यूज में रख सकें। ठीक, अब आगे बात आती है कि जल संरक्षण। जल संरक्षण क्या है, देखिए जो हम जल यूज़ करते हैं उस जल को यूज़ करने के बाद उस यूज जल में क्या होता है, उस हमको जल को यूज़ किया उसमें हम जल चक्र अपना सकते हैं। क्या अपना सकते हैं हम, जल चक्र। अब जल चक्र क्या होता है, आप देखेंगे जो जल चक्र है हमारा, जब जल चक्र हम अपनाते हैं तो उसमें जल चक्र मतलब जो हमने यूज़ कर लिया जल, अब जल यूज़ करने के बाद हमने क्या, उस जल को फिर से शुद्ध करें, उस जल को हम फिर से शुद्ध करें तो हम देखेंगे उस जल को फिर से शुद्ध करने के बाद और हम उसी जल को दोबारा अपने यूज़ में ले लें। ये क्या, ये हमारा जल चक्र कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ये हमारा जल चक्र है। जो हमने जल यूज़ किया, यूज़ करने के बाद वो जल को पुनः शुद्ध करके और फिर से अपने यूज़ में ले लें, वो क्या हमारा जल चक्र कहलाता है, जल संरक्षण कहलाता है। अब बात आती है हमारी जल संग्रह और इससे लाभ। आप देखेंगे कि जल संग्रह क्या है। जल संग्रह, जैसे वर्षा के दिनों में जल होता है, उस जल को हम एकत्रित कर लें। संग्रह का मतलब एकत्रित कर लें। अगर हम उस जल को एकत्रित कर लेंगे तो उससे हमें क्या लाभ होगा। जल एकत्रित करने से एक तो हमारा जहाँ पर जल एकत्रित करेंगे उसके आसपास का जो वाटर लेवल रहता है वो भी हमारा उच्च बना रहता है, वही वाटर लेवल भी नीचे नहीं जाता, आसानी से पंपों के द्वारा जल आता है। दूसरा, फसलों की सिंचाई में हम उसे यूज कर सकते हैं।
और भी कई सारी ऐसे हमारी यूज़ आ जाते हैं फसलों में। जैसे कभी बारिश नहीं हुई तो हम उस जल को जो हमने एकत्रित किया उसे हम फसलों में यूज़ कर सकते हैं। और जल शुद्ध कर लें तो उसे शुद्ध करके हम अपने और घर में भी उसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमें जल संग्रह जो करना चाहिए, और जल संग्रह से हमें बहुत ही ज़्यादा अधिक लाभ होता है, क्योंकि जल संग्रह से ही हम जल को बचा सकते हैं और जो है अपने यूज़ में बढ़ा सकते हैं, और जल की जो जीवन है उसे हम आगे ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने बच्चों इस जल के बारे में मैंने आपको अध्ययन कराया, जिसमें हमने इन सारी चीज़ों के बारे में अध्ययन किया। मैं समझता हूँ कि आपने इसको अच्छे से समझा होगा, अच्छे से इस पर ध्यान दिया होगा। आप इस वीडियो को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देखेंगे उतना आपको ज़्यादा समझ में आएगा। इससे संबंधित जो PDF है वो बच्चों आपको भेज दी जाएगी। धन्यवाद।